हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 9, जिसका नाम है गति एवं समय। इस चैप्टर में हम गति के प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे दोलन गति, सरल रेखीय गति, मंद अथवा तीव्र गति के बारे में जानेंगे, चाल के बारे में समझेंगे, समय की माप के बारे में देखेंगे, समय तथा चाल के मात्रक के बारे में जानेंगे। चलिए इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि चैप्टर है गति एवं समय। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि क्लास 6 में ही हमने पढ़ा था। आई थिंक जहाँ तक हमें याद है कि चैप्टर 5 था लंबाई एवं गति का मापन, ऐसा ही कुछ था। उसमें हमने गति के प्रकार के बारे में जाना था, तो उसी की बात कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यहाँ पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदस्त वर्तुलाकार, वर्तुल अर्थात वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियां याद हैं? आगे कहते हैं टेबल 9.1 में सारणी 9.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार आपको पहचानना है। जैसे कि ये टेबल देख रहे हैं आप सब, एक तरफ आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, दूसरे तरफ दूसरे कॉलम में आपको पहचानना है कि टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है। पहला है, फर्स्ट है आपका मार्च पास्ट करते सैनिक। ये सेम ऐसे ही क्लास 6 में था। तो ये होता है सरल रेखीय गति। पहला कैसे हो जाएगा? सरल रेखीय गति हो जाएगा। और दूसरा है यहाँ पे सीधी रेखा पर चलती बैलगाड़ी। ये भी क्या होती है? सरल रेखीय गति होती है। कैसी होती है? सरल रेखीय। फर्स्ट और सेकंड दोनों सरल रेखीय गति हो गई। फिर थर्ड है दौड़ते धावक के हाथों की गति। आपको लगता है कि जैसे एक कोई आदमी चल रहा है, उसके 2 हाथ हैं, एक पर्सन है, तो उसका हाथ आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा ऐसा करता है ना, तो ये हुई दोलन गति। कैसी हुई? दोलन। या फिर आवर्ती गति कह सकते हैं। कैसी? आवर्ती, मतलब बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है एक ही जगह पर। 4th पॉइंट पर है चलती साइकिल के पैडल की गति। आप जानते हो जैसे साइकिल है, और तो जो एक साइकिल होती है उसमें जो पैडल होता है, आपको नहीं लगता आगे पीछे गोल गोल घूमता है? कैसा घूमता है? गोल गोल। आप पैर को आगे ले जाते हैं, फिर पैडल यहाँ आती है, फिर उसको इस तरीके से होती है, तो वो होती है वर्तुल। कैसी होती है? वर्तुल। तो आपका ये जो लिखा गया है कि चलती साइकिल के पैडल की गति, तो ये वर्तुल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? वर्तुल हो जाएगी। ये वर्तुल गति हो जाएगी। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये भी गोल गोल होती है, तो ये भी वर्तुल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? वर्तुल हो जाएगी। झूले की गति। देखिए, आपने देखा होगा एक मैरी गो राउंड होता है, जिसमें घोड़े वगैरह बने होते हैं, उस पर लोग बैठते हैं और वो गोल गोल घूमता है। गोल वो झूला नहीं जो हम नॉर्मली झूलते हैं, जैसे कि रस्सियां लगी हों, उस पर बैठने के लिए प्लैंक टाइप का कुछ रखा हो, तो जो आगे पीछे ऐसे करते हैं, तो ये हुई दोलन गति या फिर आवर्ती गति। मतलब एक ही चीज का रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट है लोलक की गति। आपने देखा होगा कि एक रस्सी में एक भारी सा सामान, धातु की या भारी कोई बांध दिया गया है, पत्थर जैसा कुछ, तो ये हुई आगे पीछे ऐसी गति होती है। लोलक की गति ऐसी होती है। आपने घड़ियां देखी होंगी जिसमें एक पेंडुलम टाइप का लगा होता है, घड़ी में नीचे लगा होता है जो आगे पीछे मूव करता है, तो ये कैसी हुई? ये भी आवर्ती गति हुई। मतलब उसका रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया था ना, आपको चेक करना था कि सरल रेखीय गति है कि वर्तुल गति है कि आवर्ती गति है। तो ये झूले की गति और लोलक की गति आवर्ती गति में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे कहते हैं कि यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। जैसे कि आपने देखा होगा चलती गाड़ियां होती हैं, वो काफी स्पीड में ले जा सकते हैं आप। तो उसी प्रकार से अब हम चर्चा करने वाले हैं मंद अथवा तीव्र। आपको स्लो एंड फास्ट के बारे में चर्चा है। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर
तीव्र अथवा मंद गति करता है। जैसे कि कभी हम कार की स्पीड बहुत हाई कर देते हैं और कभी बहुत लो कर देते हैं, तो एक ही चीज है जो भिन्न समयों पर अलग अलग गति दर से चल रही है। आगे कहते हैं कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों में मंद अथवा तीव्र में बांटिए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मार्च पास्ट करते सैनिक, ये सैनिक मंद गति करेंगे, और सीधी सड़क पर चलती गाड़ी ये तीव्र में भी आ जाएगी और मंद में भी, आप दोनों में लिख सकते हैं उसकी स्पीड के हिसाब से। दौड़ते धावक के हाथों की, ये तो सरल रेखीय गति में नहीं आएगी। तो ऐसे ही आपको 10 उदाहरण लिख लेने हैं। जैसे कि आगे है, इन वस्तुओं की गति को 2 भागों में बांटना है, तीव्र अथवा मंद में। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र कर रही है? ये कारण बन रहा है, आपको क्वेश्चन बन रहा है एक। तो हम कंपैरिजन करते हैं, किसी भी गति को हम तुलना में देखते हैं। किस में देखते हैं? तुलना में। कि अगर कोई चीज तेज है तो किसी दूसरी वस्तु की तुलना में वो तेज है, अगर कोई वस्तु धीमी है तो वो दूसरी वस्तु की तुलना में धीमी है। इस प्रकार से यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाली वाहनों की गति को देखते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 9.1 दी गई है। चित्र 9.1 को देखिए। इनमें से किसी सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। आपको फिगर 9.1 देखना है जो नेक्स्ट पेज पे दिया गया। ये देखिए, यहाँ पे कुछ गाड़ियां दिखाई गई हैं जिनकी स्पीड देखिए, कुछ आगे चल रही हैं, कुछ पीछे चल रही हैं, लेकिन दूसरा फिगर आगे ही चल के आपको ये दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, आप जैसे यहाँ पे देखते हैं ग्रीन वाली जो कार है वो अभी यहाँ पे चल रही है 1 2 3 4 5th नंबर पे। किस पे है? 5th नंबर पे। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे जो दूसरा फिगर दिखाया गया, ग्रीन वाली यहाँ पे 2nd नंबर पे आई है, ब्लू वाली फर्स्ट पे है, ये 2nd पे आ गई। तो मतलब इन दोनों की तुलना में ये तेज चल रही है। क्या कर रही है? तेज चल रही है। इसकी गति तीव्र मानी जाएगी तुलना में। वही आगे यहाँ पे रिटर्न में बताया भी जाएगा कि जो ये फिगर दिया गया है 9.1 और 9.2 को देखिए, इनमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। 9.1 में पहले की स्थिति और 9.2 में बाद की स्थिति है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति से कर रहा है? आप बताइए। यहाँ आपको सबसे तेज कौन सा लग रहा है? आप देखिए यहाँ पे ये जो अगर इनको देखा जाए व्हाइट वाले को, तो व्हाइट वाला अभी भी पीछे ही है, यहाँ पे वहीं दिख रहा है। लेकिन ये ग्रीन वाली जो हमने बताई वो इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों को पीछे करके ये ग्रीन वाली आगे जा रही है, आगे आ जा रही है, तो सबसे तेज है। क्या है? सबसे तेज है। और इन दोनों की स्थिति पहले भी फोटो में वही है और फिर बाद में भी स्थिति सेम टू सेम है। मतलब ये दोनों गाड़ियां जो हैं इनकी गति बहुत स्लो है। आगे क्वेश्चन क्या किया गया? इन्होंने कहा कि अब हम जैसे चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर हम प्रश्न इन्होंने किया, हमने आंसर दे दिया। इन्होंने कहा इसका निर्णय कौन सा मंद अथवा कौन सा तीव्र गति करता है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। मतलब किसी समय में कितनी दूरी वो चला है, इसी से हम बता सकते हैं कौन तेज चल रहा है और कौन धीरे चल रहा है। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। मतलब कितने समय में कितनी दूरी तय की, वही उसकी चाल को बताएगा। यहाँ हम चाल के मात्रक को देख रहे हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होगी, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि साइकिल की स्पीड तो उतनी नहीं हो सकती जितनी कि बस की होती है। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? हाँ, बिल्कुल कहेंगे कि बस की स्पीड साइकिल से ज्यादा होती है। इन्होंने कहा हम प्रायः यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। मतलब जितना कम समय उतना स्पीड ज्यादा। मतलब जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। किसके?
टाइम के, जबकि स्पीड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। किसके? डिस्टेंस। मतलब ये अनुक्रमानुपाती होती है चाल दूरी के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के। आगे की कक्षाओं में आप इन सब बातों से आपकी चर्चा होती ही रहेगी कि अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्या होते, प्रोपोर्शनल क्या होता है। आपको आगे चलना ही है, ये क्लासेस में धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहेंगे और इसके बारे में अधिक जानकारी मिलती ही रहेगी। अब हम इसी के बारे में देख रहे हैं, चाल के बारे में। इन्होंने कहा कि आप कदाचित चाल शब्द से परिचित है, क्लास 6 में अभी आप पढ़ चुके हैं। आगे क्या कहते हैं? ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया। अभी हमने बताया कि जितना कम समय उतना चाल ज्यादा, अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। स्पीड कितनी, मतलब हाई स्पीड, लो स्पीड कैसे पता चलेगा? उसकी डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से। जितने कम समय में जितनी दूरी ज्यादा चलेगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होती है। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात कर लें। मतलब अगर हमको चाल पता करनी है, किसी की स्पीड पता करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि एकांक समय में कितनी दूरी वो तय कर रहा है। यही तो फॉर्मूला भी होता है स्पीड का, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। और मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे क्या कहते हैं? दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने के लिए मतलब हम उसकी दूरी और उसके समय को ज्ञात कर लें। इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा अपेक्षाकृत, यहाँ हर बात में आपको कंपैरिजन मिल रहा है, तुलना। कोई भी चीज अकेले तेज या धीमी नहीं होती है, तुलना में होती है। अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन मिल गया चाल का। चाल क्या होता है यहाँ पे देखिए, पर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एग्जाम्स में ये आता है कि चाल क्या होती है। इन्होंने कहा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वस्तु की चाल कहते हैं। और मात्रक चाल क्या होता है? जैसे इन्होंने बताया चाल बराबर क्या कहा कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। तो मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी, डिस्टेंस, मीटर में मापते हैं। और फिर समय को किस में मापते हैं? सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, क्या कह रहे हैं आगे कि जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। अगर बोला गया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चल रही है। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल यानी समय चाल से चलती। आप देखे होंगे कि गाड़ियां जब आप चलाते हैं तो बीच में ब्रेकर आ जाता है। मतलब आप कभी गाड़ी में बैठे होंगे अपने पापा, भाई, मतलब किसी के भी साथ, तो देखा होगा कि कभी कभी स्पीड बहुत हाई होती है, लेकिन जैसे ब्रेकर आता है तुरंत स्पीड को लो कर लिया जाता है ताकि आपको झटके ना लगे उसके लिए। तो कोई भी कार या कोई भी वाहन जो है एक समान चाल से कैसे चल सकता है, यही बताया गया है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। मतलब 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इस पर ही विचार हो रहा है, उसी को चाल कह रहे हैं हम उसकी। जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बोली तब, जैसे कुछ भी किलोमीटर प्रति घंटा चाल बोली मतलब 1 घंटे में, प्रति घंटा मतलब पर आवर पर। आगे हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती है अथवा नहीं। हम यहाँ पर औसत गति की बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड। किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, मतलब ये नहीं देखा जा रहा है कि कब वो धीमे चल रहा है, कब वो तेज चल रहा है। उसकी औसत गति मतलब औसत चाल को देख रहे हैं हम। आगे इन्होंने कहा वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। आगे इन्होंने कह भी दिया क्या है? औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही प्रयोग करें। मतलब जहां जहां चाल की बात की जा रही हम उसको औसत चाल मानकर चलेंगे। अतः
हम तय की गई कुल दूरी के लिए कुल समय में लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको फॉर्मूला बता दिया, चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। मात्रक क्या हुआ? मीटर प्रति सेकेंड। आगे, अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। मतलब कि कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं कि वो दिखती नहीं है कि एक ही स्पीड से हमेशा चल रही है। बहुत लंबे समय तक तो वो एक ही स्पीड से नहीं चलती है, कभी धीमी कभी तेज हो जाती है। तो वही कह रहे हैं, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। कैसी? असमान, कभी तेज कभी धीमी, तो उसको असमान गति कहेंगे। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। मतलब असमान और एक समान गति के बारे में हमने जाना। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। मतलब अगर आप एक समान गति से चल रहे हैं तो आपकी एवरेज स्पीड वही स्पीड आएगी जो आपने पहले निकाला। लेकिन अगर आप असमान गति से चल रहे हैं तो कभी स्पीड आपकी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, तो वो जो एवरेज स्पीड होगी उन स्पीडों का माध्य होगा, मतलब अनुपात होगा, औसत होगा। आगे, यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। मतलब किसी निश्चित दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा, यही अगर हमें पता चल जाता है तो हम उसकी चाल को निकाल लेते हैं। कक्षा में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं, आइए यहाँ पर पता लगाते हैं। आगे है समय की माप। आपको देखिए इस तरीके की घड़ियां दिखाई गई। यही हम बात कर रहे थे कि घड़ियों में कभी कभी पेंडुलम लगा होता है। ये कैसी गति करता है? आवर्ती गति करता है। जो आपको पहले टेबल मिला था उसको फिल करने के लिए कि कौन सी गति करती है, उसमें था ये। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? मतलब आप वर्ष को किस में मापते हो? किस में? सेकंड में, मिनट में, आवर में, किस में मापते हो? इन्होंने कहा, समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। मतलब एक समय से दूसरे समय के बीच का अंतर, कालांतर की बात हो रही है। बोलचाल में जब हम समय मापने की किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापना ही होता है। आगे क्या कहते हैं, देखते हैं। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं को दोहराती हैं। जैसे कि आप देखते हैं डेली सनराइज होता है, डेली सनसेट होता है, और मून राइज होता है, मून सेट होता है। तो मतलब ये कुछ ऐसी घटनाएं जैसे दिन रात का होना, मौसमों का बदलना, कुछ मतलब दिन रात, सुबह शाम, इन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अपने आप को दोहरा रही हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या अर्थात नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप को माह के रूप में जाना गया। मतलब माह और दिन कैसे निकला? सूर्य के उदय और अस्त से दिन निकला है चंद्र की आकृति के अनुसार। जैसे कि एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या के बीच में माह जो समय अंतराल था उसको माह के रूप में जाना गया। आगे इन्होंने कहा, एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, उसको क्या कहा गया? एक वर्ष कहा गया। प्रायः हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। मतलब वर्ष, माह, दिन, इससे छोटे समय को भी तो मापना पड़ता है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही है, सबसे छोटी, सबसे जनरल जो यूज होती है। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां समय कैसे बताती हैं? घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। मतलब वो बार बार गोल गोल घूमती रहती हैं। उनकी जो निडल्स होती हैं एक ही चीज पे बार बार उन्हीं नंबर्स पे रोटेट होती रहती हैं, अपनी गति को दोहराती रहती हैं।
आगे आगे क्या कहते हैं, ये देखिए कुछ घड़ियों के आपको शेप्स दिए गए हैं, जैसे ये डिजिटल घड़ी नीचे है, यहाँ पे वॉल क्लॉक है, टेबल क्लॉक है, दिखाया गया आपको। आगे है आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है, जो कि आपने देखा, पहले भी बताया, रस्सी में एक बंधा होता है भारी चीज जो कि आगे पीछे रोटेट होता है। क्या करता है, रस्सी होता है, उससे एक भारी चीज लटका हो और उसी को अगर एक बार मूव करा देते वो आगे पीछे रोटेट होता रहता है। आगे क्या, आगे कहते हैं कि सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं, मतलब भारी चीज जैसे कि धातु का गोला हो सकता है तो एक रस्सी में बांधकर लोलक बनाया जा सकता है। लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब आप यहाँ आपको फिगर 9.4a की चर्चा की गई, आप देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे ये जो है ये है 9.a का फिगर और आपको 9.b में उसकी गति को दिखाया गया है। देखिए ये 9.b जो कि सरल लोलक की गति को दिखाया गया है विभिन्न स्थितियों पर। आगे क्या कहते हैं, आगे हम देखते हैं फिगर 9.4a में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया, मतलब अभी वो स्टॉप है, मूवमेंट नहीं है उसमें। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं, मतलब एक ओर खींचकर छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है, जैसे कि फिगर 9.b में हुआ। सरल लोलक की यह गति कैसी है, आवर्ती गति है या फिर दोलन गति का उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति अर्थात बीच में आता है, ओ से यहाँ से स्टार्ट करता है, ए की ओर फिर बी की ओर वापस जाता है, फिर ओ पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। मतलब कि जैसे यहाँ से स्टार्ट करके पहले इधर गया, जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये हो, इधर गया और फिर यहाँ से पूरा यहाँ गया और फिर यहाँ आ गया, तो इसने अपना एक दोलन पूरा किया। क्या कहलाया, एक दोलन पूरा किया, ये कहा गया। जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से फिर से ओ पर तथा ए पर वापस आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एक उसका दोलन कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका अभी देखा आपने ओ से, जो कि अभी भी हमने आपको बताया कि यहाँ ओ से स्टार्ट होके बी तक गया, फिर बी से ए पे गया, फिर ओ पे, तो मतलब इस एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगाया वही लोलक का क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्तकाल। ये था आवर्तकाल। अगर आवर्तकाल के बारे में परिभाषा पूछी जाए आपसे, तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है वही क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल कहलाता है। आगे आपको एक्टिविटी 9.2 दी गई है। लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर फिगर 9.a में जैसे दिखाया गया उसी अनुसार आपको एक लोलक बनाना है। यदि पास में कोई पंखा चल रहा हो तो उसे बंद कर देना ताकि उसकी स्थिति ना परिवर्तित हो। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर यानी बीच में मिड पॉइंट पर विराम में आने दीजिए, पहले उसको स्टॉप होने दीजिए, एक जगह स्थिर होने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को नोट कर लीजिए ताकि आपको पता हो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी, मतलब जिसको हम पहले स्टॉप कर सके फिर उसका टाइमर ऑन कर सके। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी भी उपयोग में ली जा सकती है। आगे लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित करिए कि आप गोलक को विराम स्थिति विस्थापित कर रहे हैं, मतलब एक जगह से मिड पॉइंट से इधर कर रहे हैं, उसको उसकी जगह से हटा रहे हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं। तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो, मतलब इसकी डोरी जो हो तनी हुई, ऐसे नहीं हो कि सिकुड़ी हुई हो, मुड़ी हुई ना हो कहीं से। आगे अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए, यहाँ से फिर छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगाना चाहिए, केवल आराम से आप छोड़िए, उस पर अपना बल मत लगाइए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है यहाँ पर, उस समय घड़ी का समय नोट कर लीजिए। माध्य स्थिति मतलब जैसे आपने यहाँ छोड़ा, जैसे यहाँ पहुंचा उसके बाद नोट कर लीजिए, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, यहाँ जाएगा, फिर जब वापस आएगा वो पूरा समय जो आएगा वही क्या कहलाएगा। मतलब जैसे आपने इधर खींचा तो फिर यहाँ छोड़ के जैसे यहाँ पे पहुंचा आप टाइमर ऑन कर लीजिए, फिर यहाँ से ये इधर जाएगा,
फिर बी पर आएगा, फिर ओ तक जब आएगा तब वही उसका एक पूरा दोलन पूरा होगा, और इसी को पूरा करने में जितना उसने टाइम लिया हो वही उसका क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे कि जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है, लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय माप लेना है आपको। फिर आपको टेबल 9.2 में अपने प्रेक्षण लिखने हैं। जैसे आपको ये एक्टिविटी करनी है उसके बाद उस टेबल में लिखना है। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है, मतलब आपके लिए मॉडल है बस। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न भी हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिख लीजिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग कर देंगे तो दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल पता चल जाएगा, मतलब एक दोलन में कितना समय लगेगा वो पता चल जाएगा। और डोरी की मीटर, जैसे यहाँ पे डोरी की लंबाई दी गई है 100 मीटर, टेबल बना के एक एग्जाम्पल के रूप में भी आपको दे दिया गया है कि 20 दोलन पूरा करने में अगर लोलक को 42 सेकंड लग रहे हैं तो एक आवर्तकाल पूरा करने में कितना लगेगा, 2.1 लिख दिया गया है यहाँ पे। आगे, क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाली विद्युत परिपथ होती है। इन मतलब अब सेल बैटरीज आती हैं। इन घड़ी सेल वॉचेस आती हैं, क्लॉक्स आती हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज, जिनमें विद्युत सेल लगती हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होते हैं। मतलब अब जो मशीनें हुई हैं तो मतलब बेटर बन रही हैं और उनसे अच्छा समय माप सकते हैं सटीकता से। समय तथा चाल के अब मात्रक को देखेंगे। चाल के मात्रक को हम पहले भी बता चुके हैं। जैसे उसका था फॉर्मूला क्या था, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या था? चाल बराबर दूरी बटे समय। उसी के हिसाब से मैंने आपको उसका मात्रक भी बता दिया था। डिस्टेंस यानी मीटर हो गया, क्या हो गया, मीटर। डिस्टेंस को, लंबाई को मीटर में और इसको सेकेंड में, टाइम को सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया चाल का मात्रक। ये तो पहले बता चुके हैं, जरा पढ़ भी लेते हैं लाइन टू लाइन। समय का मूल मात्रक सेकेंड है, इसका प्रतीक एस होता है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा होते हैं। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या होता है? चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय है, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, जो कि अभी हमने आपको बताया। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे मीटर प्रति मिनट में अथवा किलोमीटर प्रति घंटा में। जनरली आपको 2 तरीके के मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको मीटर प्रति सेकेंड में। किस में मिलेगा? मीटर प्रति सेकेंड में। दूसरा मिलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर पर आवर में। अगर मान लो आपको मीटर प्रति सेकेंड में दिया हो और आपको बदलना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर इसमें से इसको बदलना हो तो आप क्या करेंगे, 18/5 किससे गुणा कर देंगे, 18/5, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, इसमें, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर आपको किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में करना है तो आपको 5/18 यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे में। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीक को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 kms किलोमीटर, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 सेंटीमीटर्स लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं होगी। ये क्लास 6 में भी हम लेंथ मेजरमेंट देख चुके थे। 1 सेकेंड का काल अंतराल कितना छोटा होता है अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 पुराने में लगा समय लगभग 1 सेकेंड होता है। मतलब जोर से बोलने में 2001 कितना समय होता है, 1 सेकेंड। 2001 से 2010 तक जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में, मतलब उनका हृदय 72 बार अर्थात 10 सेकेंड में लगभग 12 बार स्पंदन करता है, धड़कता है। बुझो क्या कहते हैं? बुझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड अथवा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं? आप सोचिए, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, कैसे निकलेगा? आप बताइए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट में
कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। कितने होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। और फिर एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60। इन्होंने बोला कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो एक दिन में, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। यानी हमको क्या करना पड़ेगा? 24 इंटू 60 इंटू फिर 60 करना है। ये सेकेंड हटाइए, सेकेंड हटाना है। 60 इंटू 60 इंटू 24 करेंगे तब हमें इक्वल टू क्या मिलेगा? एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं। उसी तरीके से हम वर्ष का भी निकाल लेंगे। मतलब एक दिन में अगर 24 होते हैं तो फिर हम कितने, एक साल में कितने डेज होते हैं? 365। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक साल का निकलेगा। आगे कहते हैं, इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। मतलब उसका जो आवर्तकाल होता है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, सर्टेन होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीली, इनका डेट ऑफ बर्थ दिया गया और डेट ऑफ डेथ दिया गया है कि उनका जीवन काल कब से कब तक था, का नाम तो सुना होगा। गैलीलियो का नाम तो सुना ही होगा, साइंटिस्ट थे ये। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि घंटाघर मतलब गिरजाघर में बैठे थे कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी ओर गति कर रहा था। मतलब वो उस बड़े वाले घड़ी की जो सुई बनाई गई थी बड़ी सी, उसकी बात कर रहे हैं। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज, स्पंदन, धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। मतलब एक बार में जब वो लैंप अपना दोलन पूरा कर रहा है उतनी देर में उनका हृदय समान गति से धड़क रहा है, मतलब उतनी ही संख्या में धड़कता है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता। ऐसा नहीं एक बार कि वो 30 सेकेंड ले, दूसरी बार 50 सेकेंड ले, ऐसा नहीं। उसका सर्टेन होता है कि इतना ही सेकेंड लेगा, इतना ही मिनट लेगा। इस प्रेक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप है। मतलब और भी उनको रिफाइन किया गया और भी उन पे खोज किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, तब वो जाके बनाई। यहाँ पे दिया गया आपको किस तरीके से इमारतों के जरिए आप टाइम का पहले के समय में अनुमान लगाया जाता था। यहाँ रेत घड़ी दिखाई गई है इससे टाइम का, और यहाँ पानी में बनाया गया है सुई, जल घड़ी जिसे हम कहते हैं, वो पहले के समय में चलती थी, उनके बारे में कुछ दिखाया गया किस प्रकार पहले के समय में समय का मापन किया जाता था। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। मतलब मानव शरीर जो धड़कता है उनका अलग हो सकता है, बच्चों से उनका थोड़ा दर इधर उधर हो सकता है, अधिक हो सकता है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापने के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ऊपर अभी हमने फिगर्स में देखा, धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए थे। जैसे कि फिगर 9.5 में आपको वेरियस टाइप ऑफ क्लॉक्स टाइम मैनेज करने के लिए, टाइम मेजरमेंट के लिए बनाए गए। अब हम चलते हैं, अभी तो हमने समय का मापन देखा, अब हम चाल का मापन देख रहे हैं। समय तथा दूरियां कैसे मापे, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल पर परिकलित कर सकते हैं। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी और चाल माप सकते हैं तो आप समय माप सकते हैं, दूरी और समय माप सकते हैं तो आप चाल माप सकते हैं। अब पहली कहती हैं, यह जानने के लिए उत्सुक है कि लोलक वाली घड़ियां नहीं थी जब, तब समय कैसे मापा जाता था, तब क्या होता था। ये कुछ आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। यहाँ पे देखते हैं चाल, अब हम मापने की बात कर रहे हैं। यहाँ एक्टिविटी 9.3 की बात की गई है। चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक रेखा बना लीजिए। अपने मित्र से कहिए कि 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो जाए इस रेखा से। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के ही दिशा में सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए, धीरे से फेंके। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण पर वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कर लीजिए, जैसा कि फिगर 9.6 में आपको करता हुआ दिखाया गया है बच्चे द्वारा। आगे, गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है। जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है? मापना है। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। लेंथ की कितनी दूरी पे वो रुकता है और कितना समय लेता है। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूहों द्वारा बारी बारी करिए।
आप देखेंगे कि और फिगर इन मापों को इस टेबल में, यहाँ जो टेबल 9.3 दिया गया है इसमें लिखना है। समूह का नाम कि किस समूह ने किस समूह ने फेंका, और फिर गेंद द्वारा चली गई दूरी मीटर में और लिया गया समय एस में। इस तरीके से हम उसकी स्पीड को निकाल सकते हैं, दूरी बटे समय लिखकर, डिवाइड करके समय से दूरी को। आगे कहते हैं प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों से गेंद की चाल परिकलित करनी है आपको, जैसे कि अभी हमने टेबल में आपको बताया। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की जरूरत है, आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। मतलब किसी कौन तेजी से आता है, कौन जल्दी आता है, किसकी स्पीड ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है आपके फ्रेंड्स में। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। टेबल 9.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर पर आवर में दी गई है। आप स्वयं इसकी चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलें। अभी हमने बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चाल दी गई हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे? इसमें आप किसका गुणा कर देंगे? 5/18 का, 5/18 का। तो आपको मिल जाएगी ये दूरी, किस में मिल जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में मिल जाएगी। किस में बदल जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित करने वाले रॉकेट प्रायः 8 किलोमीटर पर सेकंड की चाल तक चलते हैं। क्यों? मतलब जो उपग्रहों को, जो रॉकेट होते, जो उपग्रहों को, सैटेलाइट को वहां पृथ्वी की कक्षा में छोड़ते हैं, उनकी स्पीड क्या होती है? 1 सेकंड में 8 किलोमीटर होती है। आगे कहते हैं इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। मतलब 1 सेकंड में केवल 8 सेंटीमीटर चलता है, मीटर भी नहीं, सेंटीमीटर। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? आप बताइए। दोनों के पहले मात्रक को 1 में करना पड़ेगा। सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो उसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलिए, या तो किलोमीटर प्रति सेकंड को सेंटीमीटर। आप बताइए किलोमीटर से सेंटीमीटर में लाने के लिए आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप किलोमीटर से मीटर में लाते हैं तो 1,000 का मल्टीप्लाई करते हैं, 000 यानी 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर से सेंटीमीटर मतलब 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप टोटल इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से। किससे? 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 किलोमीटर जो है ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं? ये तो हमने पढ़ा। आगे कहते हैं यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर चाल पता हो और समय पता हो तो दूरी निकाली जा सकती है, दूरी और समय पता हो तो चाल निकाला जाता है, और दूरी और चाल पता हो तो समय निकाल सकते हैं। सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल क्या है? सेकंड है। क्या है? सेकंड है। तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल में देखते हैं अपने, इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। आपने माइक्रो सेकंड तथा नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड में मतलब 10⁻⁹ सेकंड होते हैं। कितने? 10⁻⁹ सेकंड। और माइक्रो में 10⁻⁶ सेकंड होते हैं। जैसे शब्द सुने होंगे, एक माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। मतलब 1 माइक्रो सेकंड क्या होता है? सेकंड का 10 लाखवां भाग, 10⁻⁶ होता है, -6 होता है सेकंड का। 1 नैनो सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है, 10⁻⁹ पार्ट होता है। इतने छोटे समय अंतराल को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियां उपयोग होती हैं वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों अथवा सहस्त्र शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रायः अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है, मतलब जिनका उपयोग हम व्यवहारिक तौर पर करते हैं। यहाँ पर दिया गया है टेबल 9.4, कुछ वस्तुओं का नाम दिया गया है
और उनकी स्पीड दी गई किलोमीटर पर आवर में, और उनकी चाल को, स्पीड को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। और हमने पहले भी बताया था अभी कैसे मापा जाता है, जैसे किलोमीटर पर आवर में है, किसमें है, आवर, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे और आवर को सेकंड में बदलेंगे। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, यानी 60 इंटू 60 सेकंड होते हैं। और एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, यानी 1000 बाई 60 इंटू 60, जिसको हम 3600 भी कहते हैं, से हर चीज में, मतलब प्रत्येक रो में मल्टीप्लाई कर देना, आपको मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी। आगे करते हैं, कहते हैं आपको केवल चाल को समय से गुना ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी क्या होती है, चाल गुने समय। क्या होती है, चाल गुने समय, जो कि अभी हमने बताया कि चाल पता हो तो आप, चाल और समय पता हो तो दूरी निकाल सकते हैं। आप यह भी याद कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में माप सकती है। मतलब तीनों में से अगर दो चीजें पता हो तो हमें थर्ड चीज निकाली जा सकती है। थर्ड चीज बूझो, यह जानना चाहता कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है, मतलब कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा मीटर या कुछ ऐसा बना है जो चाल, स्पीड को मापता है। आपने स्पीडोमीटर का नाम सुना होगा, जिसे हम चाल मापी कहते हैं, जो कि अक्सर आपने देखा होगा आपके 4 व्हीलर्स में या 2 व्हीलर्स गाड़ियों में ऐसे बने होते हैं, जिन पे आपकी स्पीड दिखाई देती है कि पर किलोमीटर पे आप कितनी स्पीड पे चल रहे हो, पर आवर पर कितनी स्पीड पे चल रहे हो। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इस प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं, जैसा कि फिगर 9.7 में दिखाया गया है। किसी कार का डैशबोर्ड दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी कार का एक मीटर एक कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा है, जिसे क्या कहते हैं, चाल मापी कहते हैं। स्पीडोमीटर क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। इससे सीधे ही किलोमीटर आवर में चाल ज्ञात हो जाती है, जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कोने में। आगे क्या कहते हैं, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है, इसे मीटर को पथ मापी कहते हैं, ओडोमीटर। मतलब जो दूरी को माप रहा है उसे हम कहते हैं ओडोमीटर, और जो चाल को मापता है उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। चाल मापी और पथ मापी। आगे कहते हैं, विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथगामी का पठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। मतलब किस समय पर वो किस स्पीड से उसका स्कूल बस चल रहा है वो नोट करेगी, और ये टेबल दिया गया है जहां पर वो नोट कर रही है। थैंक यू। ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का। आगे की लाइनें, आगे की जो एक्सप्लेनेशन है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।